नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में जिसका नाम है फ़िज़िक्स वाली ट्यूशन क्लास। तो दोस्तों, हम यहां पे क्लास 12th फ़िज़िक्स के टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। हमने 10 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आज जो हमारा नया टॉपिक होने वाला है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। दोस्तों, चैनल पर मैं सारी क्लास 12th फिज़िक्स की क्लासेस लेने वाला हूँ, सभी टॉपिक्स अपलोड करने वाला हूँ और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और सभी पार्ट शुरू से देखें, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ हम बिल्कुल इसी प्रकार से पढ़ रहे हैं जैसे एक ट्यूशन क्लास में पढ़ते हैं, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे सभी टॉपिक कराए जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस चैनल पर बने रहिए। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ, अगर आप चैनल पर रहेंगे और सारी वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? देखो दोस्तों, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वह उस एनर्जी को कहा जाता है जो किसी पोजीशन की वजह से होती है। तो आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है, अगर कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी आ गया है तो आप समझ जाइए कि वो किसी पोजीशन की वजह से हुआ होगा। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, हम सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको इस तरीके से समझनी है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम infinite distance to make a system is called electric potential energy ऑफ द सिस्टम। तो ये जो डेफिनेशन है जो मैंने लिखी है, आप इसे पढ़िए और भूल जाइए, और जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ बस उतना समझिए। आप ऐसे समझिए कि आपको ना एक सिस्टम बनाना है चार्ज का, जहाँ पे आपके पास में दो चार्जेस होंगे। तो एक चार्ज है आपके पास में Q1, और जो आपके पास में दूसरा चार्ज है ना Q2, वह आप इन्फिनाइट डिस्टेंस से ला रहे हो। वो कहीं रखा हुआ था, आपको नहीं पता कहाँ रखा था। तो जो पोजीशन हमें पता नहीं होती उसे हम क्या बोल देते हैं कि वो इन्फिनिटी है, जो चीज़ हमें पता नहीं है। तो आप कह रहे हो कि इन्फिनिटी पे था वो, और इन्फिनिटी से आप उसे लेके आ रहे हो, आप उसे इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो। आप उसे इन्फिनिटी से जब लाए तो पहले आपने उसे ला के रखा यहाँ पे, इस दूरी पे, जो कि है Q1 से स्मॉल x डिस्टेंस। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं, हमें इसे चाहिए यहाँ पे। तो आपने इसे फाइनली, जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है जो हमें चाहिए, जो सिस्टम बना है Q1 और Q2 को मिला के, जिसकी डिस्टेंस है स्मॉल r Q1 से, उस दूरी तक आपने इसको रखा। तो आप जो वर्क डन कर रहे हो ना, इस इन्फिनिटी से इसको चला के लाने में, कहाँ तक, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ पे इसकी दूरी Q1 से R हो गई है। तो ये जो वर्क डन हुआ है, यह वर्क डन ही स्टोर हो जाएगा आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो कभी भी अगर आपको कहीं पे एनर्जी निकालनी होती है तो आप वर्क डन निकालते हो। वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमने एक सिस्टम बना दिया दो चार्जेस का, जिसमें एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज है Q2।
यहाँ पे Q2 को हम इन्फिनिटी से चला के लाए हैं, इन्फिनिटी पे था, हमें नहीं पता था कहाँ पे है, तो इसलिए हमने बोला इन्फिनिटी पे था, और इन्फिनिटी से लेके आए हैं उसे कहाँ पे, R पोजीशन तक। हमने एक इंटरमीडिएट पोजीशन X भी देखी थी कि उसे इन्फिनिटी से हम लाते लाते पहले X तक लाए थे, फिर X से R तक लाए थे। ऐसा हमने क्यों करा है कि X क्यों करा बीच में, वो अभी हम देखेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं जनरली क्योंकि हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन में हमें एक इंटरमीडिएट पोजीशन हमेशा चाहिए होती है। चलो, तो अब आपके पास में ये सिस्टम बन गया है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 जिनके बीच में सेपरेशन आपने कितनी रखी है, हैविंग सेपरेशन स्मॉल r। तो ये तो बात हो गई गिवन की। आपको निकालना क्या है, टू फाइंड क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ पे निकालनी है, यह आपका ऑब्जेक्टिव है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनाइट डिस्टेंस टू दिस पोजीशन, किस पोजीशन तक, R पोजीशन तक लाए हैं। व्हेन सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 वॉज X, जब सेपरेशन उनके बीच में X था तो फोर्स कितनी होगी, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, फोर्स कितनी होगी उनके बीच में, आपको पता है कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला, x डिस्टेंस है उनके बीच में, F इज इक्वल टू कहता है K Q1 Q2 अपॉन और उनके बीच की दूरी यानी कि x स्क्वायर। अब हम कहते हैं कि हमने उसे थोड़ा सा और चलाया, थोड़ा सा चलाया, सिर्फ इतना चलाया है, और ये जो डिस्टेंस है इसे बोला है यहाँ dx। इंटीग्रेशन करने के लिए हमेशा एक एलिमेंट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात है तो एक एलिमेंटल डिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हमने एक एलिमेंटल डिस्टेंस dx मान लिया कि x तक तो आ गया था, अब x से थोड़ा ही चलाया है, dx ही चलाया है बस। तो इतने के लिए क्या होगा, तो देखो, फॉर फर्दर डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx, कि dx के लिए कितना होगा, वर्क डन, फॉर फर्दर डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx, वर्क डन dw। जब आप एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो वर्क डन भी क्या होगा, एलिमेंटल होगा, यानी कि F डॉट dx। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा एक बात देखो, ये जो फोर्स होगी Q2 पे किस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे देखो Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर फोर्स जो होगी उसकी डायरेक्शन तो होगी ये, और जो dx है उसकी डायरेक्शन क्या है, चला के ला रहे हो आप इधर, तो dx की डायरेक्शन है ये। इसका मतलब फोर्स और dx के बीच में जो एंगल बन रहा है, फोर्स तो इधर हो गई और dx हो गई इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है यहाँ पे, 180 डिग्री। आपको ये एंगल कितना दिखेगा यहाँ पे बनता हुआ, ये एंगल बनेगा यहाँ पे 180 डिग्री। कितना बन रहा है, 180 डिग्री। अगर ये Q2 नेगेटिव होता
तो फोर्स उस केस में अट्रैक्टिव होती, फोर्स भी dx की डायरेक्शन में ही होती, तो उस केस में एंगल होता 0 डिग्री। यहाँ पे Q2 हमने पॉजिटिव माना है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में आई यानी कि रिपल्सिव आई, इस वजह से एंगल यहाँ पे 180 डिग्री है। तो हम वो चीज़ यहाँ पे रख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा, डॉट हटेगा तो f dx cos 180 डिग्री एंगल बिटवीन f एंड dx, कि f और dx के बीच का एंगल है। अच्छा, f की वैल्यू हमारे पास में ये है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं उठा के। तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx cos 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की मदद से हमने f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो dw इज इक्वल टू cos 180 होता है -1, तो माइनस साइन आ जाएगा, k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पे लिख देते हैं cos 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब ये तो बात हुई है इतने वर्क डन की, हमें निकालना है टोटल वर्क डन। मैंने आपसे कहा था ना कि हम x दूरी क्यों ले रहे हैं बीच में, x दूरी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इंटीग्रेशन लगाना है। इंटीग्रेशन लगाने के लिए एक एलिमेंट की ज़रूरत होती है, तो हमने x यहाँ पे लिया था तभी तो हम dx ले पाए, dx एलिमेंट यहाँ पे बना पाए कि x दूरी तक आने के बाद में थोड़ा सा और चला दिया dx, तो एलिमेंटल दूरी वाला केस यहाँ पे लेके आए, जिससे एक एलिमेंट की मदद से हमने इतनी वैल्यू बनाई और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। यह फोर्स भी हमने इसलिए निकाला था क्योंकि वर्क डन निकालना था। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए फोर्स निकाल ली थी और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हमें पता ही लग गया था dx। तो अब इस वर्क डन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन बनेगा और वही टोटल वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा सिस्टम की। तो ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, टोटल वर्क डन निकालते हैं। तो टोटल वर्क डन in bringing Q2 from infinity to R, यानी कि इन्फिनिटी से R तक लाने में कितना होगा टोटल वर्क डन। तो आप कहोगे टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रेशन dw, जो हमारे पास में एक छोटा सा वर्क डन आया है एलिमेंट का, उसका अगर इंटीग्रेशन कर दें और लोअर लिमिट क्या लगा दें, लोअर लिमिट हमेशा इनिशियल लिमिट होती है, इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट और वो चल के कहाँ पे आ रहा है, फाइनल R पे आ रहा है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे बनी, इनिशियल, लोअर लिमिट हमेशा इनिशियल बनी, ये हो गई इनिशियल वैल्यू उसकी, और उसकी फाइनल वैल्यू अपर लिमिट बन जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, हमें बस यहाँ पे dw की वैल्यू रख देनी है जो हमने निकाली है ये वाली। तो dw की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं माइनस का k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dx। यहाँ तक आपको सब चीज़ समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसे आगे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे होएगा, देखो यहाँ पे k q1 q2 ये तो है कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, k q1 q2 साथ में माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में सिर्फ बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये बचेगा। अब हमें पता है, वी नो दैट, कि अगर आप 1 अपॉन एक्स की पावर n dx को इंटीग्रेट करते हो तो उसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से होता है कि x की पावर, इसे आप लिख सकते हो -n dx। तो इंटीग्रेशन होने पर इस तरीके से होता है कि x की पावर -n+1, पावर में एक ऐड होके प्लस होता है और पावर में उतना ही ऐड होके डिवाइड हो जाता है। तो
तो ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, यही हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो आपके पास में वर्क डन होएगा माइनस के Q1 Q2 x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, और ये इंटीग्रेशन होने के बाद में लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट यानी कि इनिशियल वैल्यू इन्फिनिटी और अपर लिमिट यानी कि उसकी जो फाइनल वैल्यू है r। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू -k Q1 Q2 x की पावर -1 अपॉन -1, और यहाँ पे लिमिट लगी हुई है इन्फिनिटी से r। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, -k Q1 Q2, ये x की पावर -1 है और ये -1 है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस x की पावर -1 को नीचे ले आते हैं तो ये बन जाएगा x की पावर 1, और जो -1 है वो इस तरीके से ऊपर माइनस साइन लग जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और लिमिट लगी हुई है इन्फिनिटी से r। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, -k Q1 Q2। अब हम लिमिट पुट करते हैं, तो सबसे पहले वेरिएबल में जाती है अपर लिमिट, यानी कि x की जगह रखेंगे हम r। x को कितनी वैल्यू दे देंगे अपर लिमिट की r, -1/r। फिर आता है माइनस साइन, और उसके बाद में आती है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट x को कितनी देंगे इन्फिनिटी, और साथ में माइनस साइन पहले से ही है तो -1/∞। ये हो गई यहाँ तक बात। अब आप ही बताइए, किसी भी वैल्यू को अगर इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब है कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू, उससे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। 1/∞ हमेशा, या फिर कोई भी वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे आपके पास में w इज इक्वल टू आ जाएगा -k Q1 Q2 -1/r, और ये वैल्यू हो जाएगी 0 तो -0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये 0 है तो आपके पास में -1/r आ रहा है, तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा, ये माइनस की इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k Q1 Q2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ये आ गया आपके पास में वर्क डन। ये वर्क डन किस में आया है, ये वर्क डन आया है इस Q2 को इन्फिनिटी पोजीशन से r पोजीशन तक लाने में। हमने बोला था यही वर्क डन किस में स्टोर होएगा, भाई आप वर्क कर रहे हो पोजीशन बनाने में, तो वही किस में हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होएगा। और पोटेंशियल एनर्जी है तो उसकी यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट हमेशा क्या होती है, जूल होती है। इट्स यूनिट इज जूल। एंड और वर्क डन हो या एनर्जी हो, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इस चैनल पर पूरी क्लास 12th की फ़िज़िक्स आपको पढ़ाने वाला हूँ, आप चैनल पर बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।